हेलो, गुड इवनिंग। ये हमारी 75 डेज़ वाली सीरीज़ है। ओके, और इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेंशन हुए हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट अबाउट मिल्टन? किसने मिल्टन के बारे में लिखा है? एज इट एपियर्स इन ऑल हिज राइटिंग, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सारी राइटिंग्स में दैट ही हैज़ the usual concomitant of great abilities, a lofty and steady confidence in himself, मतलब उनमें कैसा कॉन्फिडेंस है? स्टडी, नियमित चलने वाला। परहैप्स नोट विदाउट सम कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स, बिना किसी का क्या किए? दूसरों का तिरस्कार किए। फॉर स्केर्सली एनी मैन एवर रोट सो मच, मतलब शायद ही किसी व्यक्ति ने इतना कुछ मतलब लिखा होगा। एंड प्रेज्ड सो फ्यू, और प्रशंसा की होगी, मतलब कुछ ही प्रशंसा की होगी। ये किसने बोला है? ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने। ओके, एक सैमुअल जॉनसन का आपने सुना होगा लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, उसमें उन्होंने मेंशन किया है मिल्टन के लिए। उसमें सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स का मेंशन कर रखा है। ओके, उसमें मिल्टन के लिए जो मेंशन किया है उसी में ये लाइन बोली है। ओके, तो हम याद रखेंगे कि ये पॉइंट सैमुअल जॉनसन ने कहाँ पे बोला है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर, किस साल, मिल्टन रोट हिज फर्स्ट लैटिन इलेजी, उनकी जो इलेजी थी पहली, इलेजिया प्राइमा। ओके, वो लिखी थी उन्होंने चार्ल्स डायदोती पे। ओके, चार्ल्स डायदोती पे लिखी थी। तो हमें बताना है कि वो किस ईयर में आई थी। ओके, आपने लास्ट वाला टीजीटी देखा होगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ऑन शेक्सपियर। ओके, जो मिल्टन का वर्क है ऑन शेक्सपियर वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। ओके, तो हमें ये भी याद रखना है कि जो मिल्टन ने जो फर्स्ट लैटिन इलेजी लिखी थी वो 1626 में आई थी। ओके, हमें ये भी याद रखना है इलेजी कौन सी है, ये इलेजिया प्राइमा। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये हो गई हमारी इलेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिल्टन्स फर्स्ट नॉन अटेम्प्ट एट इंग्लिश वर्क्स। ओके, जो मिल्टन का पहला नॉन अटेम्प्ट है जो जाना जाता है इंग्लिश वर्स में, वो है ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट एंड एट ए वैकेशन एक्सरसाइज रिटर्न इन। ओके, हमें ये बताना है कि वो किस ईयर में लिखा गया था। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट पता चले। कौन से 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट तो ये कि ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट एंड एट ए वैकेशन एक्सरसाइज, ऐसे 2 वर्क मिल्टन ने लिखे हैं। ओके, मैंने आपको बताया है पहले भी कि डायरेक्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई वर्क दे दिया और पूछ लिया कि ये किस राइटर का है। ओके, तो हमें ये 2 चीज़ पता चली कि ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट एंड एट ए वैकेशन एक्सरसाइज ये लिखा है मिल्टन ने। और क्या पता चला ये कब पब्लिश हुआ था? 1628 में। ओके, और मिल्टन का एक वर्क और बताती हूँ मैं आपको जो इसी दौरान आया था, द पैसन। ओके, द पैसन ये लिखा गया था 1630 में। ओके, और एक उनकी लैटिन पोएम आई थी इसी समय, मतलब आसपास ही, एड पैट्रम। ओके, वो आई थी 1634 में। ओके, याद रखेंगे आप। और मैंने आपको बता ही दिया है लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन, जो मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था शेक्सपियर पे, क्या नाम था उसका सोनेट का? ऑन शेक्सपियर। ओके, वो पब्लिश हुआ था 1630 में। ये तो प्रीवियस ईयर का ही है। ओके, और जो ये ऑन शेक्सपियर था ना, ये इंक्लूड हुआ था सेकेंड फॉलियो में। ओके, और मिल्टन के तो आपको सारे वर्क याद ही होंगे, मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है। एक मिल्टन ने लिखा था ट्रू रिलीजन। ओके, ये आया था 1674 में। ओके, याद रखना है हमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज ग्रांड स्टाइल? किसने बोला है मिल्टन के स्टाइल को ग्रांड स्टाइल? ये बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। आपको पता ही है मिल्टन ने ग्रांड स्टाइल में लिखा है। ओके, और ये किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हमें ये याद रखना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। ओके, और ड्राइडन ने क्या बोला है मिल्टन को? ड्राइडन ने मिल्टन को बोला है पोएट ऑफ सबलाइम। ओके, ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, और आपको पता ही है पैराडाइज लॉस्ट ग्रांड स्टाइल में लिखा हुआ है, इसमें बताना ही नहीं है कुछ, मैंने पहले भी काफ़ी पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल एक फेमस बुक है, ये किसकी है? तो ये है क्रिस्टोफर रिक। ओके, याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है क्रिस्टोफर रिक्स ने। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं। हु सेड, किसने कहा, कंपेयर्ड विद पैराडाइज लोस्ट, मतलब अगर कंपेयर की जाए पैराडाइज लोस्ट से तो दे आर लाइक टेंडर फ्लावर्स, वे किसकी तरह है, एक कोमल फ्लावर्स की तरह है, दैट अडोन, जो अडोन करते हैं द बेस ऑफ सम प्राउड कॉलम और स्टेटली टेम्पल। ओके, तो ये किसने बोला है, ये विलियम हैजलिट ने बोला है अपने ऐसे, जो उन्होंने ऐसे लिखा था ऑन मिल्टन सोनेट। ओके, मिल्टन सोनेट पे लिखा था एक ऐसे, उसमें ये बोला है पैराडाइज लोस्ट के बारे में। तो याद रखना है हमें, हमारे सिलेबस से लेट हो गया ये पैराडाइज लोस्ट मिल्टन का। ओके, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट चलता है। नाउ इज़ द विंटर ऑफ आर डिसकंटेंट मेड ग्लोरियस समर बाय दिस सन ऑफ यॉर्क। ओके, ये बताना है हमें ये कहाँ का है। तो ये लाइन कहाँ की है, रिचार्ड की है, ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। ओके, मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। जो ये प्ले है ना कौन सा प्ले, रिचार्ड थर्ड, ये इसी लाइन से शुरू होता है। द प्ले बिगिंस, मतलब ऐसा ही कुछ जो रिचार्ड थर्ड था वो अनाउंसमेंट करता है कि अब क्या अनाउंस करता है, क्या है इन लाइनों में। इसमें ये है रिचार्ड थर्ड ये रेफ़र कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो उसके ऑल द रीजन्स है ना, ऑल ऑफ द रीजन्स फॉर हिज पर्सनल अनहैप्पीनेस, जो उसका डिसकंटेंट है ना, मतलब वो क्या है, संतुष्ट नहीं है ना, उसकी जो पर्सनल अनहैप्पीनेस है वो क्या हो जाएगी, वो मतलब वो कह रहा है कि जो उसके रीजन्स है ना सब वो मतलब अभी हैं, बट वो सजेस्ट कर रहा है कि जो ये अनहैप्पीनेस है ना वो क्या हो जाएगी, मे सून एंड, जल्दी ही एंड हो जाएगी। ओके, कब हो जाएगी एंड, जब वो क्या कर लेगा, वैन ही असर्ट्स द थ्रोन, जब वो जो वो है ना सिंहासन उसको हड़प लेगा, उसकी नज़र है किस पे, किंगडम पे, राजा बनने पे। तो वो मतलब वो कहता है कि जो ये विंटर है ना, मतलब जाड़ा, एक इस तरह से उसने सिम्बोलाइज किया है, ये जो अभी हमारा अनहैप्पीनेस का टाइम चल रहा है वो क्या होगा, मेड, एक दिन बनेगा, क्या बनेगा, ग्लोरियस समर, एक ग्लोरियस मतलब चमकता हुआ एक गौरवान्वित समर बनेगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं आपको रिचार्ड थर्ड के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। जो रिचार्ड थर्ड है वो बेस्ड है किस पे, इसी करेक्टर पे बेस्ड है, किस पे, रिचार्ड ऑफ ग्लोस्टर। ओके, इसी पे बेस्ड है। जो रिचार्ड थर्ड है वो बहुत ही एम्बिशियस, ब्लडी, बोल्ड और ट्रेचरस है, वैसे वो ब्रेव है बैटल में, बट लेकिन एक मर्डर है, मर्डर करवा देता है वो काफ़ी सारे, आपने अगर इसकी समरी पढ़ी होगी। और वो क्या है, क्या करता है, क्राउन को हड़प लेता है, क्राउन को। ठीक है, तो और आपको मैं बताऊं इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो रिचार्ड थर्ड है वो हंस्ड बैग है, मतलब हंस्ड बैग मतलब वो थोड़ा मतलब कुबड़ा है वो एक तरह से। तो आपने देखा होगा जो थोड़ा मेंटली मतलब जो लोग क्या होते हैं, मतलब फिजिकली या मेंटली सिक होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो ये खुद से ही फ्रस्ट्रेट है क्योंकि क्या है, हंस्ड बैग है। तो बस इस तरह से ये क्राउन के हड़पने के चक्कर में काफ़ी सारे मर्डर करवा देता है। मतलब एक इसका एक इसको एक नेगेटिव रोल की तरह आप देख सकते हो। ओके, और इसकी बात करते हैं रिचार्ड थर्ड की। तो रिचार्ड जो थर्ड है वो फोर्थ लॉन्गेस्ट प्ले है। ओके, फोर्थ लॉन्गेस्ट। अच्छा, पहला लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, सारा बात करते हैं। पहला लॉन्गेस्ट कौन सा है, हैमलेट है। ओके, सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, शेक्सपियर का सिम्बलिन है। थर्ड कौन सा है, फर्स्ट हैमलेट हो गया, और सॉरी फर्स्ट हैमलेट हो गया, सेकंड लॉन्गेस्ट प्ले हो गया कोरियोलिनस, और थर्ड सिम्बलिन हुआ। ओके, और जो रिचार्ड थर्ड है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, ये है फोर्थ लॉन्गेस्ट प्ले। ओके, मैंने आपको चारों बता दिया। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने आया तो आप लगा सकते हो। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हैमलेट फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्ले, मतलब लॉन्गेस्ट प्ले है फर्स्ट नंबर पे, कोरियोलिनस सेकंड नंबर पे, और सिम्बलिन थर्ड पे, और रिचार्ड थर्ड फोर्थ पे। ओके, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही बहुत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वाइज सो यंग दे से डू नेवर लिव लॉन्ग, ये किसने बोला है, ये लाइन किसकी है, ये भी रिचार्ड ऑफ ग्लोस्टर की है। अभी हम रिचार्ड की बात कर रहे हैं ना, रिचार्ड थर्ड की, तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो रिचार्ड थर्ड जो इनका एक ये सीन था जहाँ पे ये बोलते हैं वो लाइन, सो वाइज सो यंग दे से डू नेवर लिव लॉन्ग। इसमें जो इविल रिचार्ड है ना वो क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। किसकी प्लानिंग कर रहा है, वो अपने मोस्ट जो उसका फाउल एक्ट करने वाला है ना, वो
अपने प्लॉट में क्या करने के लिए, टू मेक हिमसेल्फ किंग ऑफ इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड का राजा बनने के लिए जब वो एक्ट करने वाला है ना, वो उस सब की प्लानिंग चल रही है इसमें। ओके, नेक्स्ट चलता है। ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, आपने सुनी भी होगी ये। किंग रिचार्ड की है, तीनों क्वेश्चन एक ही उससे मेंशन कर दिए एक ही जगह, ताकि हम रिचार्ड थर्ड के बारे में पूरा प्ले उसका समझ सकें। ओके, एट ए ग्लांस। ओके, तो यहाँ पे जो वो बोल रहा है ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, तो ये क्या चल रहा है एक बैटल चल रहा है, ठीक है, एक युद्ध चल रहा है ना, तो उसका जो हॉर्स है ना किंग रिचार्ड थर्ड का, वो मारा गया बैटल में। तो रिचार्ड बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, वो चाहता है, क्या चाहता है, टू फाइंड अनदर हॉर्स, वो दूसरा हॉर्स पाना चाहता है, सो दैट ही कैन कंटिन्यू फाइटिंग, ओके, ताकि वो आगे लड़ सके। ओके, तो वो क्या कहता है, वो ऑफ़र करता है कि वो अपना किंगडम दे देगा, किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर ए हॉर्स, मतलब मेरा किंगडम ले लो लेकिन मुझे हॉर्स दे दो। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है उसको, उसका हॉर्स मारा गया है, और अगर उसको हॉर्स नहीं मिला तो वो भी मारा जाएगा। बैटल तो आपने देखा ही होगा कैसे होती थी, राजा महाराजा की लड़ाई हॉर्स पे होती थी ना। तो बस ये यहाँ पे यही बोल रहा है, मतलब मेरा किंगडम के बदले वो रेडी है एक्सचेंज करने के लिए अपने, मतलब किंगडम के एक्सचेंज करने के बदले, मतलब वो अपना हॉर्स दे दो और मेरा किंगडम ले लो। ओके, यहाँ पे यही बात चल रही है। ओके, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलता है। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है इसको अच्छे से। अब जो ये टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो किसके द्वारा दिया गया है, हमें ये बताना है। तो वो दिया गया है थॉमस न्यूटन के द्वारा। अब हमें इसका ईयर भी याद रखना है, 1761 में, मे बी की ईयर पूछ लिया जाए। ओके, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में आपको पता ही है, एक पेट्रार्कन सोनेट है ये, 1652 में आया था, जब ब्लाइंडनेस थी किसकी, जब मिल्टन क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, ऑन द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन। और मिल्टन कितने साल के थे जब वो अंधे हुए थे, एट द एज ऑफ 44। ओके, दोनों पॉइंट जो मैंने बोले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेट्रार्कन सोनेट है, आपको बता दिया मैंने, 1652 में आया है, ऑन किस पे आया है, ऑन द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन एट द एज ऑफ 44। ओके, और इसकी राइमिंग स्कीम वही है, ABBA CDE जो पेट्रार्कन सोनेट की होती है, आपको पता ही है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस की समरी आपको डेफिनेटली पढ़नी है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन भी पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रेनेशा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर 1980 इज यूजुअली रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ। अब बताओ ये किसकी बिगिनिंग समझी जाती है, किसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ये मानी जाती है न्यू हिस्टोरिसिज्म की। ओके, न्यू हिस्टोरिसिज्म का वो किसका था आइडिया, स्टीफन ग्रीनब्लाट का। आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसके बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ये सेल्फ फैशनिंग है ये क्या है। एक टर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टीफन ग्रीनब्लाट के द्वारा। 1980 में जो उनकी ये बुक आई थी ना, रेनेशा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर, इसमें तो इसमें जो वो ये रिफ़र कर रहे हैं, वो ये व्यक्त कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस है, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मतलब कंस्ट्रक्ट करने का एक क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने का, मतलब आइडेंटिटी को निर्माण करने का। और जो पब्लिक पर्सोना होता है, क्या करने का, टू रिफ्लेक्ट ए सेट ऑफ कल्चरल स्टैंडर्ड। ओके, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सेल्फ फैशनिंग का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, कॉन्शियसली सेव करना है खुद को इनटू दैट वर्चुअस वाइज एंड यूनिक इंडिविजुअल। ओके, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। What author does एलिया कोट इन ग्रेस बिफोर मीट। ओके, कौन से ऑथर है, एलिया किसकी बात चल रही है, आपको पता होगा। एलिया जो है पेन नेम है, किसका पेन नेम है, चार्ल्स लैम का। तो चार्ल्स लैम ने किस ऑथर को कोट किया है, जो उनका ये है ना वर्क ग्रेस बिफोर मीट, तो इसमें इन्होंने किसको मेंशन किया है, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है जॉन मिल्टन को। ओके, जो मिल्टन है लैम की तरह, चार्ल्स लैम की तरह, वो क्या है, एक ईडियोसेंट्रिक क्रिश्चियन है। ओके, मतलब वो भी ऐसी पायस है, और मतलब पायस कैसे हैं,
अपने टर्म्स पे। ओके, तो जो ये चार्ल्स स्लैम का ऐसे है ग्रेस बिफोर मीट, उसमें उन्होंने बोला है। ओके, जॉन मिल्टन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। शेक्सपियर कभी अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, ये किसने बोला है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने। बोला कहाँ पे? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म मेटा नैरेटिव। किसने टर्म ये मतलब कॉइन किया है मेटा नैरेटिव? तो मेटा नैरेटिव कहो या आप कह सकते हो उसको ग्रांड नैरेटिव। ओके, एक टर्म है जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? जीन फ्रांसिस ल्यूटार्ड के द्वारा। ओके, इसका मतलब एक ऐसी थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी। इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो क्या करते हैं मतलब जिसमें क्या करनी है, हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है टू गिव ए मतलब खुद को एक कंप्रिहेंसिव अकाउंट टू वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स, एक्सपीरियंस एंड सोशल कल्चरल फिनोमेना। किसके बेस्ड पे? जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना उसके बेस्ड पे। ओके ओके, अगर आप उसकी मतलब थ्योरी भी नहीं याद रखोगे तो आपको ये तो याद रखना ही है कि किसने कॉइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन मेटाफिक्सन। मेटाफिक्सन किसने कॉइन किया है? मेटाफिक्सन कॉइन किया गया है विलियम एच गैस के द्वारा। ओके, 1970 में कॉइन किया गया था ये। उन्होंने अपनी बुक में किया था, बुक थी फिक्सन एंड द फिगर्स ऑफ लाइफ। ओके, तो गैस डिस्क्राइब करते हैं क्या डिस्क्राइब करते हैं? इंक्रीजिंग यूज ऑफ मेटाफिक्शन एट द टाइम, और एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट ये निकलता है कि जो ऑथर है वो डेवलप करते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोटैगनिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? द मेन प्रोटैगनिस्ट, ये एग्जाम्पल है प्लूनज्म का। ओके, अब प्लूनज्म क्या होता है? प्लूनज्म फिगर ऑफ स्पीच ये है, मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हम यूज करते हैं मोर वर्ड्स का, मोर वर्ड्स मतलब ज़्यादा शब्दों का देन रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा। ठीक है, क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस एन आइडिया या फिर मीनिंग। ओके, अब जैसे इसमें एक्सप्रेस किया है द मेन प्रोटैगनिस्ट, तो प्रोटैगनिस्ट तो मेन होता ही है, तो मेन लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो सुपरफ्लूअस हो गया ना वर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो जब हम मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्लोनाज्म बोलेंगे। ओके, याद रखना है आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैं आपसे बोलूँ सी विद योर आइज़, तो इसमें क्या हुआ? मैंने क्या यूज़ किया? सी विद योर आइज़। अब हम अपनी आइज़ से ही तो देखते हैं, तो मैंने इसमें मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स का यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लूनाज्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेमस एंड थिस्बे परफॉर्म्ड बाय बॉटम एंड हिज कंपेनियन इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ये किसका अर्ली एग्जाम्पल है? इंग्लैंड में। ये बताना है आपको। आपने मिडसमर नाइट ड्रीम की समरी पढ़ी होगी, उसमें ये करेक्टर आए थे पिरामस और थिस्बे। ठीक है, तो उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब ये परफॉर्म किया गया था बॉटम के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा, एक मतलब नाटक चल रहा था। तो ये बर्लस्क का एग्जाम्पल है। ओके, बर्लस्क क्या होता है? बर्लस्क मतलब व्यंग करना, उपहास करना, एक ऐसे टाइप का परफॉर्मेंस होता है, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें दिखाया जाता है कुछ समथिंग इन ए ह्यूमरस वे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टेक्स्ट, उसको क्या बोलेंगे? किसी टेक्स्ट की क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन को उसको बोलेंगे एक्सिजिसिस। ओके, कोई क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर इंटरप्रिटेशन है टेक्स्ट का, तो उसको बोलते हैं एक्सिजिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ जेंटल रीडर यू वुड फाइंड ए टेल इन एवरीथिंग। हमें बताना है ये लाइन कहाँ पे है। तो ये लाइन है साइमन ली की। ओके, वर्ड्सवर्थ की है ये, साइमन ली। मैंने इस पर एक शॉर्ट्स भी बनाई है साइमन ली पे, आप वो देख सकते हो। एक इट्स अ बैलेड, एक बैलेड है। मतलब इसमें लाइन में तो यही बोला है कि ओ जेंटल रीडर, तुम्हें हर चीज़ में क्या मिलेगी? एक यू विल फाइंड ए टेल, तुम्हें एक कहानी मिलेगी। ठीक है, कोर्ट की तो बात ये रही। अब हम बात करते हैं साइमन ली की। तो एक बैलेड है, ये कंपोज्ड हुआ था 1798 में और पब्लिश हुआ था ये लिरिकल बैलेड में। ओके, और साइमन ली में प्रोटैगनिस्ट का नाम ही साइमन ली है। ओके, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो साइमन ली है। ठीक है, और इसमें जो मतलब ये साइमन ली वर्क है, इसमें जो है पोएट कौन? वर्ड्सवर्थ। वो प्रेजेंट करते हैं लाइफ के दो फेज़ कौन से? एक तो फेज़ वो होता है मतलब जब हम यूथ में होते हैं तो हम क्या नहीं करते? वी डोंट केयर फॉर नेचर, हम नेचर की केयर नहीं करते, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और जब हम एक हमारा जब सेकंड फेज़ आता है ओल्ड एज वाला,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं, है ना। हम खुद को कैसा फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। ओके, थैंक यू।